Hi everyone, welcome back to my channel. So this is the section number 178 वीडियो. तुम लोगों ने लास्ट वीडियो में 177 कवर कर लिया था और 178 का सब सेक्शन नंबर 8. सो लेट्स बिगिन विद 178 सेक्शन. ये बात करता है एनआरसी के बारे में, दैट मीन्स नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी, एंड एसआरसी के बारे में, दैट इज़ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, और उसकी पनिशमेंट के बारे में भी. नाउ सबसे पहले तो कोई भी सेक्शन पढ़ो तो यू शुड नो कि क्या क्या उसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी है. सो दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज प्रोवाइडेड उन्होंने 92 और 137 के साथ में कंप्लाई किया हो. देन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ एग्जैक्ट सेम जो हमने अपना ऑडिट कमेटी में पढ़ा था 177 में, एग्जैक्ट सेम वही है और एक्सेप्शंस भी एग्जैक्टली सेम वही है. ठीक है, तो ये सब वही है कि 3 साल तक अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई. अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कॉम्पोजिशन पे. तो कॉम्पोजिशन में क्या है, कॉम्पोजिशन में ये है कि एनआरसी में या तो 3 या उससे ज़्यादा, मतलब मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/2 शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो यहाँ पर 2 कंडीशन है. इसमें ये है कि 3 या 3 से ज़्यादा तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो, जिसमें कि आधे कौन हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो. ठीक है, तो एटलीस्ट हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. उसके बाद में क्या है, जो चेयरपर्सन है कंपनी का, वो जो है वो चेयर नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, ही मे बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द कमिटी. तो मतलब जो भी चेयरपर्सन है वो जो है वो अपॉइंट हो सकता है एज अ मेंबर ऑफ एनआरसी, बट वो चेयर चेयर नहीं कर सकता उस टाइम पे इसको नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी को. मतलब जो कंपनी का चेयरपर्सन है उसकी यहाँ पे बात हो रही है. कंपनी का जो चेयरपर्सन है वो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का मेंबर बन सकता है. उसके बाद में इसका काम क्या होता है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का. तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, नॉमिनेट करना और ये डिसाइड करना कि किसको क्या रेम्यूनरेशन मिलेगी. तो ये अपॉइंटमेंट वगैरह से ज़्यादा इसका डील होता है. तो मतलब कि ये तो एक तो क्राइटेरिया बनाती है कि क्या क्या हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर होनी चाहिए. फिर उसके बाद में ये भी बताती है, ये कमेटी ये रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि किसको कितनी सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए. जैसे कि जो भी सैलरी दैट इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सनल या फिर कोई भी अदर एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको क्या क्या कितनी कितनी जो रेम्यूनरेशन है वो पे होनी चाहिए. और जो ये आइडेंटिफाई भी करती है कमिटी कि कौन कौन से पर्सन्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं टू बिकम द डायरेक्टर, एंड कौन कौन से जो लोग हैं सीनियर मैनेजमेंट में वो जो हैं वो अपॉइंट हो सकते हैं. तो उनकी जो है अपॉइंटमेंट और रिमूवल की जो है वो रिकमेंडेशन देती है ये. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो एक्सप्रेशन है सीनियर मैनेजमेंट, तो उसका मतलब है मींस पर्सनल ऑफ द कंपनी हु आर मेंबर्स ऑफ इट्स कोर मैनेजमेंट टीम एक्सक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, compromising all the members of management one level below the executive director including the functional head. तो सीनियर मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर फंक्शनल हेड्स है जो अपने अपने लेवल में जो है वो उनको कोर एरिया की नॉलेज है ये, लेकिन ये जो है एक लेवल बिलो है किससे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स से. और क्या बताती है आपको नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, ये बताती है कि कैसे जो है इफेक्टिव इवैल्यूएशन हो सकता है परफॉर्मेंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसकी कमेटी की. और जो है ये पैरामीटर्स बताती है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी के भी. तो ये इंश्योर करती है कि जो लेवल और कॉम्पोजिशन है रेम्यूनरेशन का वो रीजनेबल है एंड सफिशिएंट है टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट द डायरेक्टर्स. और जो भी रिलेशनशिप है रेम्यूनरेशन की टू परफॉर्मेंस वो क्लियर है और वो अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क जो है वो रीच कर पा रही है, मीट कर पा रही है. और जो भी रेम्यूनरेशन हम दे रहे हैं टू डायरेक्टर्स के एमपी या फिर सीनियर मैनेजमेंट को, उसमें एक बैलेंस है बिटवीन द फिक्स्ड एंड इंसेंटिव पे, दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स अप्रोप्रिएट टू द वर्किंग ऑफ द कंपनी एंड इट्स गोल्स. फिर क्या जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं क्या वो पार्ट हो सकते हैं नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के? बिल्कुल भी नहीं. इसमें स्टार्टिंग में इन्होंने दे दिया था कि सिर्फ जो है आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो पार्ट हो सकते हैं और उसमें भी कम से कम 3 होने चाहिए, लेकिन जो चेयरपर्सन है वो मेंबर बन सकता है. ठीक है, उसके बाद में अगर हम मीटिंग अटेंड करने की बात करें तो जो चेयरपर्सन है या फिर उसकी एब्सेंस में कोई और अगर मेंबर ऑथराइज्ड है वो जो है वो जनरल मीटिंग जो है वो अटेंड करेगा. ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये दिया है कि अगर लिस्टेड कंपनी का केस है तो वहाँ पे एलओडीआर रेगुलेशंस लगेंगी.
तो उसमें ये है, अकॉर्डिंग टू द लिस्टेड अग्रीमेंट जो भी मेंबर्स होंगे एनआरसी के वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। एंड उसमें वहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये सिचुएशन है, ये कंपल्जन है कि वहाँ पर जो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, जो चेयरपर्सन है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है। ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन दी है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी का केस है जिसने नहीं करा है कमिट डिफ़ॉल्ट इन 92 एंड 137, उसके ऊपर नहीं होगा ये सेक्शन अप्लाई एक्सेप्ट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज़। तो उसको जो है गवर्नमेंट कंपनी को जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है। लेकिन इसमें साथ में ये भी है कि जो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी वाला केस है उसमें मतलब एक्सेप्ट फॉर दैट, उसके अलावा जो है वो नहीं होगा। मतलब कि नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी जो है दैट विल अप्लाई टू सीनियर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ ओनली इन गवर्नमेंट कंपनी एंड इट विल नॉट अप्लाई टू डायरेक्टर्स। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ। मॉडिफिकेशन वाले में ये है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी ने 137 और 92 के साथ में कंप्लाई किया हुआ हो, मतलब उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया हुआ हो, तो जो भी सब सेक्शंस नंबर 2, 3 और 4 हैं, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह के बारे में या फंक्शंस के बारे में है, तो वो उन पे अप्लाई नहीं होगा। बट एक्सेप्ट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज़, मतलब डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर एनआरसी नहीं होगा। लेकिन अगर हम सीनियर मैनेजमेंट या अदर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उस केस में गवर्नमेंट कंपनी में भी एनआरसी जो है वो ही यूज़ होगा। उसके बाद में अगर हम एसआरसी की बात करें तो एसआरसी में जो है वो ये है कि जो 178 का सबसेक्शन नंबर 5 है वो ये बोलता है कि, रुको यहाँ से बताती हूँ, 178 सबसेक्शन नंबर 5 बोलता है कि क्या फॉर्मेशन होगा एसआरसी का। तो उसमें जो भी कंपनी जिसके पास में 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर, डिपॉजिट होल्डर या कोई भी और सिक्योरिटी होल्डर से ज़्यादा है तो उसको एसआरसी मतलब कि स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ती है। अब इसमें होता कौन है, इसमें ये हेड होता है बाय द चेयरपर्सन, जो कि कौन होगा, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, और जो अदर मेंबर्स हैं वो बोर्ड के हिसाब से होंगे। ठीक है। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि जो भी ग्रीवेंसेस रहते हैं ना सिक्योरिटी होल्डर्स की, उसको हैंडल करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कॉमन पॉइंट्स की तो वो ये हैं जो एनआरसी और एसआरसी में है कि जो चेयरपर्सन है, जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है बाय द चेयरपर्सन, वो ही जो है वो अटेंड करेगा जनरल मीटिंग। एंड पेनल्टी क्या रहती है इसमें, कॉन्ट्रवेंशन की पेनल्टी रहती है कंपनी को 5 लाख एंड ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 1 लाख वाली। कोई भी कॉन्ट्रवेंशन, अगर नो कॉन्ट्रवेंशन इफ़ एसआरसी इज़ अनेबल टू रिजॉल्व इन गुड फेथ, तो ये जो है हमें नोट करना पड़ेगा दैट इनेबिलिटी टू रिजॉल्व और कंसीडर एनी ग्रीवेंस ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी इन गुड फेथ शिल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रवेंशन एंड देयरफॉर नो पेनल्टी। मतलब अगर गुड फेथ में कंपनी के वेलफेयर के लिए, कंपनी की भलाई के लिए जो है अगर नहीं हो पा रहा है ग्रीवेंस सॉल्व सिक्योरिटी होल्डर्स का, तो उसमें आप ये नहीं मानोगे कि वहाँ पे पेनल्टी है। वरना अदरवाइज़ जो है जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी, मतलब अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो लगेगी। लेकिन अगर जो है गुड फेथ में काम हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी जो है पेनल्टी नहीं लगेगी। एक केस इन्होंने दिया हुआ है, एक नोट दिया हुआ है कि अगर लिस्टेड कंपनी का केस है तो फिर उसमें जो है हमें LODR के जो रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना होगा। और यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पशन दे दिया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, दैट दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट, टू योर सेक्शन नंबर 8 कंपनीज़। ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा 178 सेक्शन भी ओवर हो जाता है।